learners, this is Preeti, economics educator, welcomes you all on our YouTube channel Success with Economics. आज हम क्लास 12th 2019 हरियाणा बोर्ड का जो 2019 का प्रीवियस पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, उसको सेट सी को हम डिस्कस करेंगे। सेट ए और बी हमने कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होंगी। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो भी देख लीजिए। सेट सी आज हम करेंगे, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 to 16, एक एक नंबर के जो क्वेश्चन हैं 1 to 16, 16 क्वेश्चन हैं जिनको हम इस वीडियो में कंप्लीट विद डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। डिटेल बिल्कुल उसकी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सेट सी है ये, जिसमें हमने फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है। अब हमें पता है, ये इन्होंने पूछा है कि जो ये दे रखा है आपको क्वेश्चन, इसमें 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी? व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, हाउ टू अचीव फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इनमें से कौन सी समस्या केंद्रीय समस्या नहीं है? क्या उत्पादन करे, किसके लिए उत्पादन करे, साधनों का पूर्ण उपयोग कैसे प्राप्त करें, और निर्धनता और बेरोजगारी की समस्या। ये देखिए, हमने व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये 3 मेन जो सेंट्रल प्रॉब्लम थी वो हमने पढ़ी थी। उसके बाद लेफ्टविच ने, इकोनॉमिस्ट हैं जो, उन्होंने 5 सेंट्रल प्रॉब्लम दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि साधनों का पूर्ण प्रयोग कैसे हो, या साधनों का हम बंटवारा, अच्छा प्रॉपर जो यूटिलाइजेशन है वो कैसे करें। ये 2 और उसमें ऐड हुई थी, बट निर्धनता और बेरोजगारी ये वाली उसमें कहीं भी नहीं थी। तो इसका इन्होंने पूछा कौन सी नहीं है, तो डी ऑप्शन आ जाएगा इसमें कि निर्धनता और बेरोजगारी की समस्या ये केंद्रीय समस्या नहीं है। द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट ये प्रॉब्लम नहीं है, सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है ये। उसके बाद है, निम्नलिखित में से समष्टि शास्त्र पर कौन सा कथन सही है? मैक्रो इकोनॉमिक जो वेरिएबल है वो कौन सा है? मैक्रो, स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, स्कार्सिटी एंड चॉइस आर स्टडीड, प्राइवेट प्रोडक्शन इज प्रोमोटेड। अब देखिए, एलिमिनेशन मेथड इसमें यूज करेंगे। स्कार्सिटी एंड चॉइस, स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय तो हम पढ़ते ही हैं, तो हमने ए पे जैसे ठीक लगा दिया। उसके बाद स्कार्सिटी एंड चॉइस आर स्टडीड, अब एक ही बताना है तो एक ही पहला ही ठीक है वैसे तो, बट हम ये 3 भी देख लेते हैं। स्कार्सिटी एंड चॉइस ये तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, तो ये मैक्रो का वेरिएबल नहीं है। प्राइवेट प्रोडक्शन ये भी हम माइक्रो में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, किन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है? ऑन विच कॉमोडिटीज लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल। लॉ ऑफ डिमांड क्या था? मांग का नियम कहा था कि प्राइस बढ़ता है, डिमांड कम, प्राइस कम, डिमांड ज़्यादा। ये किन पे होता है ये एप्लीकेबल? सामान्य वस्तुओं पर, ओनली नॉर्मल गुड पर। तो बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में जब होगा जब वह प्राप्त करेगा। ए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को तब अटेन करता है व्हेन ही गेट्स मैक्सिमम इनकम, मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, नन ऑफ दीज। सी विल बी राइट आंसर, क्योंकि हमें पता है एक उपभोक्ता संतुलन में तब होता है जब उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मुद्रा के प्राथमिक कार्य कौन से हैं? विनिमय का माध्यम, मूल्य की इकाई, ए और ब दोनों, मूल्य का हस्तांतरण। अब आपको पता है कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी मेनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ वैल्यू, बोथ ए एंड बी एंड ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। ये हमारा क्वेश्चन इसमें है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमारा मेनली प्राइमरी फंक्शन मनी का है। जो मेन फंक्शन है वो क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ वैल्यू, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी। सी विल बी राइट आंसर। नाउ स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू फॉल्स बताने हैं। गिफन वस्तु मांग के नियम का अपवाद है। गिफन गुड इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि गिफन गुड में लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है, तो ये इसका एक एक्सेप्शन है। तो ये क्या है? ट्रू है। उसके बाद है, औसत आय वक्र मांग वक्र भी कहलाता है। ए आर इज आल्सो कॉल्ड डिमांड कर्व। हमने जब परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोलिस्ट कंपटीशन जब हमने पढ़े थे, तो वहाँ पर हमने देखा था कि एवरेज रिवेन्यू वाला भी हमने टॉपिक किया था, तो एवरेज रिवेन्यू को ही डिमांड कर्व भी कहते हैं।
तो इसका मतलब ये ट्रू है। पूर्ति स्टॉक से अधिक हो सकती है, सप्लाई कैन बी मोर देन स्टॉक, ये फॉल्स है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। तो सप्लाई कैन बी मोर देन स्टॉक, पूर्ति स्टॉक से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद है पूंजी पर ब्याज एक प्रवाह चर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज फ्लो वेरिएबल, ये बिल्कुल ठीक है, फ्लो वेरिएबल है। पूंजी पर ब्याज एक फ्लो वेरिएबल है, ये ट्रू है। साधन लागत पर जीडीपी, अब ये कह रहे हैं कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम, जीडीपी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब एनडीपी में प्लस करते हैं घिसावट को, यहाँ इन्होंने माइनस कर रखा है, इसका मतलब ये फॉल्स है। उसके बाद कह रहे हैं कर एक अनिवार्य भुगतान नहीं है, टैक्स इज़ नॉट ए कंपलसरी पेमेंट, बट ये फॉल्स है क्योंकि टैक्स तो एक कंपलसरी पेमेंट है, ये करना ही करना पड़ता है, इसके पीछे कानूनी व्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। जब कीमत के बढ़ने पर, ये ध्यान से देखिए, जब कीमत के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है तो इसे क्या कहते हैं, ओनली मतलब कीमत के बढ़ने पर, सिर्फ प्राइस में चेंज होने की वजह से, प्राइस में चेंज होने की वजह से पूर्ति बढ़ी है। ये देखिए, प्राइस पहले इतना था, सप्लाई इतनी थी, प्राइस बढ़ गया, पूर्ति बढ़ गई। एक ही कर्व पर, एक ही सप्लाई कर्व पर मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पूर्ति का विस्तार। उसके बाद है नेक्स्ट, छात्रवृत्ति खालिस्तान आय है, स्कॉलरशिप इज डैश इनकम, एक ट्रांसफ़र इनकम है स्कॉलरशिप। नेक्स्ट है मुद्रा में खालिस्तान शामिल होते हैं, करेंसी और बैंक जमा, करेंसी एंड बैंक डिपॉजिट इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट है राजकोषीय नीति सरकार की आय और व्यय को दिखाती है, जो फिजिकल पॉलिसी है वो गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर को दिखाती है। नेक्स्ट है केंज का गुणक, केंज का जो गुणक जाना जाता है वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को जाना जाता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम इसमें जानते हैं, केंजन मल्टीप्लायर को। ये हमारे यहाँ पर हमने 16 क्वेश्चन, एक एक नंबर के 16 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। लास्ट तक वीडियो देखना, आपको सारे ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हम करेंगे उसमें हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको कराएंगे। उसके बाद एक पार्ट और आएगा जिसमें हम 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगी कि 4 नंबर में कितना लिखना है, 6 नंबर में कितना लिखना है और कहाँ कहाँ से कितना अटैम्प्ट करना होता है। तो ये सेट सी फिर हमारा, इसके 3 पार्ट होंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम 2019 का सेट डी करेंगे। ओके, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, ताकि सभी बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। जिनके अभी फाइनल एग्जाम आने वाले हैं वो सभी इन वीडियो को देखेंगे तो उसके लिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल होंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।